अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सीरीज़ स्टार्ट किए थे और जो फर्स्ट चैप्टर हमने डिसाइड किया कि जहाँ से हमें स्टार्ट लेना चाहिए वो है मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम इसमें जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं मूड डिसऑर्डर चैप्टर के अंदर, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स हैं वो सारे हम पहले कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताती चलूँ कि DSM-5 का एक अपडेटेड वर्जन भी है। आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जिनको पता नहीं है उनके लिए है कि DSM-5 का अपडेटेड वर्जन आ चुका है, बल्कि आ चुका है कब का, DSM-5 TR, जो कि DSM-5 का रिवाइज्ड वर्जन है। इतना ख़ास उसके अंदर इतनी ख़ास चेंजेस नहीं है उसमें, लेकिन जो जो चेंजेस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। जो भी डिसऑर्डर मैं कवर करूँगी तो मैं साथ में आपको बता दिया करूँगी कि ये चीज़ जो है वो DSM-5 TR में है और ये चीज़ DSM-5 TR में नहीं है, या ये चीज़ जो थी वो DSM-5 में नहीं थी और DSM-5 TR में है। इस तरह कुछ मतलब जो भी इसमें डिफरेंस है वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। और इसके अलावा DSM-5 और DSM-5 TR पे भी आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी। और लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने मूड डिसऑर्डर्स को कवर किया और हमने ये पढ़ा कि मूड डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी हैं हम इसको कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर जो था वो सब इसी पे था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इन सब डिसऑर्डर्स में क्या क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें सेम हैं जिसकी वजह से ये मूड डिसऑर्डर के चैप्टर में आया, इंक्लूड किया गया इसको, और क्या चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट हैं। जो चीज़ हमने डिस्कस की थी डिफरेंट है वो डिपेंड करता है इसके टाइम पे, इसके ड्यूरेशन पे, वगैरह वगैरह। तो लास्ट वीडियो में तो हमने मूड डिसऑर्डर्स में कॉमन सिम्टम्स और ये सब कुछ पढ़ा था, सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पिछला लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पिछले तमाम लेक्चर्स प्रॉपर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अच्छा, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्टकट में DMDD भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल्सो एब्रिविएटेड एज DMDD। और मैं इस वीडियो में जो है इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज कवर करूँगी विद रेफरेंस टू DSM-5, DSM-5 TR एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द ओवरव्यू। थोड़ा सा मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में, कि ये किस किस्म की डिसऑर्डर है, इसमें क्या क्या है, इसमें हम क्या सीखेंगे वगैरह। ओवरव्यू दे दूँगी, उसके बाद ओवरव्यू के बाद फिर हम बहुत डिटेल में जाएंगे। ओवरव्यू ये है कि सरसरी आपको समझ आ जाएगी कि ये है क्या चीज़, और जब आपको ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया, फिर जब मैं आपको DSM-5 या DSM-5 TR के अकॉर्डिंग इसके क्राइटेरियाज़ आपको समझाऊंगी, क्राइटेरिया ABCD जितने भी इसके हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि मैं एक एक क्राइटेरिया को फिर अलग अलग से एक्सप्लेन करवाऊँगी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट विद द ओवरव्यू, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द क्राइटेरिया ऑफ DSM, और क्राइटेरिया के बाद फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के क्राइटेरियाज मेंशन हुए हैं मैं फिर वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये है कि जब आप DSM-5 या DSM-5 TR के जो क्राइटेरियाज हैं उसको जब आप समझेंगे तो फिर आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है उसके क्राइटेरियाज अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो इसमें यह है कि आपकी एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी कवर हो रही है और DSM भी कवर हो रहा है। अच्छा, ओवरव्यू उसका अगर मैं दे दूँ तो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर जो है वो DSM-5 में एक न्यू कैटेगरी प्रपोज हुई है। लेकिन इट वाज अ न्यू कैटेगरी, इट वाज प्रपोज फॉर DSM-5। हाँ, जब भी आपके पास नया अपडेटेड वर्जन आता है इसमें कोई ना कोई नया डिसऑर्डर इन लोगों ने इंक्लूड किया होता है। तो DSM-5 में जो एक नया डिसऑर्डर इंक्लूड हुआ था वो था डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। और एक चीज़ आपने नोट करनी है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में, कि ये एक चाइल्डहुड डिजीज़ है, नॉट अ डिज़ीज़। हम इसको डिसीज़ नहीं कह सकते, डिज़ीज़ इज़ काइंड ऑफ अ
जिसे हम कहते हैं ना, मेडिकल टर्म में आ जाता है बीमारी है, साइकोलॉजिकल टर्म में हम डिसऑर्डर वर्ड यूज़ करते हैं। तो इट्स अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर, ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। चाइल्डहुड डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि इसकी एज लिमिट ऐसी है कि डायग्नोसिस शुड नॉट बी मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर 6 years और आफ्टर 18 years। एज लिमिट जो है वो इसकी 6 years से लेकर 18 years तक है। आप इसकी डायग्नोसिस 6 years से पहले वाले बच्चों में नहीं कर सकते हैं, आप इसकी डायग्नोसिस 18 years से अबव वाले बच्चों में नहीं कर सकते। जो 6 साल से लेकर 18 साल तक जो बच्चे होते हैं, उनमें अगर ये सारे जो हम आगे सिम्टम्स पढ़ेंगे, जो क्राइटेरिया इसके हम डिस्कस करेंगे, तो अगर वो 6 साल से लेकर 18 साल तक के दरमियान जो बच्चा होगा, चाहे वो 7 साल का है, 10 साल का है, 11 का है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जिस एज का भी है, उनमें अगर ये सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में आ रहा है। लेकिन अगर उनमें ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब तो वो फिर अलग होगा। और उसके अलावा सेम क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है वो 6 years से छोटी उम्र का है और उसमें वो सारे सेम सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के होते हैं, या 18 years से अबव कोई बंदा है और उसमें वो सारे सिम्टम्स जो है वो मैच हो रहे हैं जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में आते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनको डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। हम फिर कोई और डिसऑर्डर जो है वो सर्च करेंगे, उसके साथ किसी और डिसऑर्डर के क्राइटेरियाज फिर हम मैच करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप आगे नोट करेंगे इन सीरीज़ में कि हर एक डिसऑर्डर की अपनी एक एज लिमिट है, कि ये इस एज में होता है, ये इस जेंडर में ज़्यादा कॉमन है, वगैरह वगैरह। तो जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का जो एज लिमिट है वो है 6 to 18 years। इससे आगे वाले और 6 years से कम वाले, 18 से अबव और 6 years से बिलो जो लोग होंगे, अगर उनमें इस तरह के सिम्टम्स नज़र आएँ, देन वी विल कंसिडर अनदर डायग्नोसिस। कोई और डायग्नोसिस हम चेक करेंगे, हम डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की तरफ नहीं जाएंगे। आते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ डीएमडीडी, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। ये वो मेन कॉमन सिम्टम्स है और आगे हमारा जितना भी लेक्चर है, पूरा लेक्चर जो है वो इन्हीं मेन पॉइंट्स पे ही डिपेंड कर रहा है। यानी कि इन्हीं मेन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम फिर रहा है और वही सारी चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही होंगी। तो ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की, विच शुड बी केप्ट इन माइंड। जो चीज़ें कॉमन होती हैं ऐसे डिसऑर्डर वाले लोगों में, वो है फ्रीक्वेंट टेम्पर टेंट्रम्स एंड आउटबर्स्ट दैट आर नॉट एज अप्रोप्रिएट। फ्रीक्वेंट का तो आपको पता है ना, किसे कहते हैं, बार बार आना। तो यानी कि उनको बार बार गुस्सा आ रहा होता है, बार बार आउटबर्स्ट होता है उनका, बार बार टेम्पर टेंट्रम्स वो शो करते हैं। और उनका जो गुस्सा होता है, उनका जो एक टेंट्रम होता है, वो एज अप्रोप्रिएट नहीं होता उसकी, उस एज के बच्चों के अकॉर्डिंग, या उस एज के बच्चों के लिए उस तरह का टेंट्रम शो करना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। हम कहते हैं या तो ये बहुत बच्चों की तरह बिहेव करें, या तो बहुत एडल्ट लोगों की तरह गुस्सा शो कर रहे हैं। तो इस तरह का वो गुस्सा शो करते हैं और फ्रीक्वेंट होता है। फ्रीक्वेंट का वर्ड आप अपने माइंड में ज़रा रखना, क्योंकि अक्सर बच्चे गुस्सा शो करते हैं इस तरह, एज अप्रोप्रिएट नहीं होता, लेकिन वो अक्सर कोई कार्टून वगैरह देख लेते हैं या किसी बड़ों को कॉपी कर लेते हैं, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंट का वर्ड भी यूज़ है, अगर वो फ्रीक्वेंटली इस तरह बिहेव कर रहा है, सो दिस इज़ अ कंसर्निंग पॉइंट हेयर। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो है एंग्री और इरिटेबल मूड बिटवीन टेंट्रम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर देखें कि उस बंदे का या उस बच्चे का जो मूड होगा वो एंग्री होगा, गुस्सा उसको आएगा, या उसको चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेट होगा। इरिटेबल मूड, एंग्री मूड उसका रहेगा टेंट्रम के दौरान। इट विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आप देखें वर्ड फ्रीक्वेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो टेंट्रम्स है, एंगर है, आउटबर्स्ट है, एंड इट इज़ फ्रीक्वेंट एंड इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, दूसरा कॉमन सिम्टम्स डीएमडीडी में क्या है, इरिटेबिलिटी एंड डिफ़िकल्टी इन फंक्शनिंग इन मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो उनको नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जिस तरह नॉर्मल एक इंसान जिस तरह फंक्शन कर रहा होता है, जिस तरह वो अपने नॉर्मल डेली रूटीन को वो प्रोसेस कर रहा होता है, जिस तरह वो अपने नॉर्मल टास्क को वो परफॉर्म कर रहा होता है, जो
डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं या जो क्लाइंट होते हैं, उनको इस तरह नॉर्मल फंक्शन करने में डिफ़िकल्टी होती है, इरिटेबिलिटी होती है उनको, नॉर्मल या जिस तरह उनको फंक्शन करना चाहिए था अपनी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में उनको डिफ़िकल्टी होगी। या स्कूल में वो सही से नहीं परफॉर्म कर सकेगा, या वो घर में जो है वो सही से नहीं चलेगा, या वो फ्रेंड्स के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ DMDD। अनदर पॉइंट इज़ डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग टू स्कूल। जिस तरह मैंने पहले कहा कि नॉर्मल फंक्शनिंग में इसको मसला होता है, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल में भी एडजस्ट करने में मसला होता है। जैसे मैंने आपको कहा था नहीं, चाइल्डहुड डिजीज़ है, तो बच्चे तो स्कूल ही जाते हैं, तो दे ऑल्सो फेस डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग टू स्कूल। जो 6 साल से 18 साल के बच्चे होते हैं, अक्सर उनके स्कूल से कंप्लेन आ रहे होते हैं, उनकी क्लासमेट उनसे कंप्लेन कर रही होती है कि ये हमें मारता है, या ये हमें मारती है, या ये बेवजह हमारे साथ लड़ती रहती है, या चिड़चिड़ी रहती है, टीचर्स के साथ मिसबिहेव कर रही होती है, टीचर को अजीब सा एटीट्यूड उन्होंने शो करना होता है, आंखें रोल कर रही होती हैं, सही से परफॉर्म नहीं कर रही होती, बड़ी इजीली अनॉयड हो जाती हैं या हो जाता है। जो डिस्टर्बिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, तो दे ऑल्सो हैव डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग टू स्कूल में एडजस्ट होने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। अनदर थिंग इज़ ट्रबल एस्टैब्लिशिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स विद पीयर्स और फैमिली मेम्बर्स। डेफिनेटली जब उनको नॉर्मल फंक्शनिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्टमेंट में उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनका मूड इरिटेबल है, उनका मूड एंग्री है, उनको फ्रीक्वेंट टेम्पर टेंट्रम्स है, आउटबर्स्ट है जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऐसे लोगों को हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ट अप करने में या हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में भी ट्रबल होता है, ट्रबल फेस करनी पड़ती है विद पीयर्स और फैमिली मेम्बर्स। ज़ाहिर है हर जगह उन्होंने लड़ना है, हर जगह उन्होंने इरिटेट होना है, हर जगह जो है उन्होंने टेंट्रम्स शो करने हैं, तो डेफिनेटली ऐसे जगह पर तो हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बिल्डअप हो सकते, तो दे विल हैव ट्रबल इन इस्टेब्लिशिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स विद पीयर्स और फैमिली मेम्बर्स। या घर में रोला मचाएंगे या तो दोस्तों के साथ रोला मचाएंगे। तो यहाँ तक ये सारा था डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का ओवरव्यू। सरसरी मैंने आपको बताया कि इसमें होता क्या है। अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे इस क्राइटेरिया में, हम इसको डीपली पढ़ेंगे, एक एक क्राइटेरिया को अलग अलग से इसको हम डिस्कस करेंगे। आप सीखेंगे कि DSM-5 क्राइटेरिया को किस तरह जो है वो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के क्राइटेरियाज को डिफाइन करता है। We will start with criteria A. Criteria A है severe recurrent temper outbursts manifested verbally, for example verbal rages, and or behaviorally, which is physical aggression towards people or property that are grossly out of proportion in intensity or duration to the situation and provocation. यानी कि वही बात जो हमने कॉमन सिम्टम्स में पढ़ी थी, सीवियर होते हैं, उनके जो गुस्से होते हैं, उनका जो गुस्सा होता है, उनका जो टेम्पर होता है, उनका जो टेंट्रम्स होते हैं, उनका जो एंगर होता है, वो बड़ा सीवियर होता है, रिकरेंट होता है, सीवियर होता है, और सीवियर भी होता है, और इसमें वर्बल इन्वॉल्वमेंट भी उनकी आती है, उनका बिहेवियर इन्वॉल्वमेंट भी आता है। वर्बल इन्वॉल्वमेंट किस तरह मैनिफेस्टेड वर्बली, आप उनको वर्बली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑब्ज़र्व किया जा सकते हैं ऐसे बच्चों के गुस्से को, या तो वो वर्बली लगे होते हैं आप देखें, या तो वो मुंह से कोई गुस्से वाली बातें करेंगे, एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, और इसके अलावा लड़ाई करेंगे मुंह से, ठीक है, दैट इज़ वर्बली। एंड और अब यहाँ पर देखिए एंड का वर्ड भी यूज़ हुआ है और का वर्ड भी यूज़ है कि या और, ठीक है। एंड और बिहेवियरली भी, या वो बिहेवियरली शो करेंगे अपना आउटबर्स्ट, अपना गुस्सा। बिहेवियर में क्या आता है, फिजिकल एग्रेशन टुवर्ड्स पीपल और प्रॉपर्टी, लोगों की तरफ गुस्सा, लोगों को मारना पीटना, लोगों के साथ जाके लड़ाई करना। प्रॉपर्टी यानी कि कोई भी चीज़, किताब है, टेबल है, मेज़ है, कोई खिलौना है, मोबाइल है, कुछ भी, उसको उसकी तरफ फिजिकल एग्रेशन शो करना, उधर इधर फेंकना, तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि या वो वर्बली इस तरह अपना गुस्सा शो करते हैं, या उनका इस तरह का गुस्सा हम वर्बली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या उनका इस तरह जो बिहेवियर है, जो गुस्सा है वो बिहेवियरली ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, और या तो वो दोनों तरफ से
एग्रेशन शो करेंगे, कि वो वर्बली भी एग्रेशन शो कर रहे होते हैं, वो वर्बली भी टेम्पर आउटबर्स्ट जो है वो सीवियर किस्म के शो कर रहे होते हैं, और साथ साथ बिहेवियरली भी शो कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आप नोट करें, एंड और का भी वो यूज़ हुआ होता है। इफ़ यू हैव द DSM-5 इन योर हैंड राइट नाउ, खैर फिर भी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दो टर्म्स हैं, वर्बली और बिहेवियरली, that are grossly out of proportion in intensity or duration to the situation of provocation। यानी कि out of proportion होते हैं। एक नॉर्मल लिमिट होती है ना इंसान का गुस्सा, हर एक इंसान को गुस्सा आता है, गुस्सा एक किस्म का नॉर्मल चीज़ है। एक चीज़ जब आपके तरीके से नहीं हो पा रही होती है, आपके हक में एक फ़ैसला नहीं हो पा रहा होता, जो जो काम आपको जिस तरीके से चाहिए होते उस तरह नहीं हो पा रहा होता, आपको गुस्सा आता है। दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, हर एक इंसान को गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर जो गुस्सा है, यहाँ पर जो टेम्पर है, दैट इज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन। यानी कि जो नॉर्मल गुस्सा है वो उससे ज़्यादा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। और आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंटेंसिटी में भी है और आउट ऑफ प्रोपोर्शन ड्यूरेशन में भी है। यानी कि वो हद से ज़्यादा टेम्पर शो कर रहा है, और वो ड्यूरेशन में भी उसका जो टेम्पर है वो ज़्यादा है। तो द सिचुएशन ऑफ प्रोवोकेशन, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी माहौल है, कोई भी हालत है, या कोई भी प्रोवोकेशन है, यानी कोई भी इस तरह का सर्कमस्टांस, कोई भी इस तरह का एक्ट जो उसको प्रोवोकेट कर रहा है, तो वहाँ पर जो अपना वो टेम्पर शो कर रहा है, दैट इज़ ग्रॉसली आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन टू द सिचुएशन और प्रोवोकेशन। अब आते हैं क्राइटेरिया बी की तरफ। क्राइटेरिया बी है द टेम्पर आउटबर्स्ट आर इनकन्सिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल। टेम्पर आउटबर्स्ट जो है वो डेवलपमेंटल लेवल के साथ इनकन्सिस्टेंट है। मतलब ये कि जो इंसान की एज है, जो इंसान का डेवलपमेंटल लेवल है, हर एक इंसान अपनी एज और अपनी डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा होता है। यानी कि जो एज जो है वो खिलौनों के साथ खेलने की होती है, उसमें खिलौनों के साथ खेला जाता है। फिर एक ऐसी एज आती है कि उसमें लोग खिलौनों के साथ नहीं खेलते, वो थोड़े से हटकर एज होती है, इसमें इंसान बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक डेवलपमेंटल लेवल होती है, यहाँ पर क्या है कि और हर एक डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग इंसान बिहेव करता है, और हर डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग इंसान के इमोशंस होते हैं। आप नोट करें कि छोटे बच्चे का गुस्सा और बड़े आदमी का गुस्सा जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। बड़े आदमी को जब गुस्सा आता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा, और आपको थोड़ा सा, आप खुद नोट करें तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। छोटा बच्चा जो है उसका गुस्सा चेंज होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि टेम्पर आउटबर्स्ट है, लेकिन दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द डेवलपमेंटल लेवल। जो उस बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल है, उस डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसका टेम्पर आउटबर्स्ट नहीं है, दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट। विच मीन्स कि चाइल्ड का जो टेंट्रम है, जो आउटबर्स्ट वो है, वो उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं है। यानी कि या तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बार बार उसको गुस्सा आ रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, या तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग यानी कि आप मिसाल के तौर पे, एक छोटा बच्चा है 6 साल का, और 30 मिनट तक वो स्क्रीमिंग टेंट्रम शो कर रहा है। 30 मिनट यानी कि आधा घंटा एक बच्चा चिल्ला रहा है, और आधा घंटा जो है बच्चा स्क्रीमिंग टेंट्रम शो कर रहा है, दैट इज़ लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड फॉर दैट एज। कि उस एज के बच्चे के लिए आधा घंटा चिल्लाना, आधा घंटा स्क्रीमिंग टेंट्रम शो करना, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल लेवल। और दूसरी एग्जांपल में, अ 7 years old child having daily tantrum which is more frequent than expected for that age। रोज़ाना बार बार उसको गुस्सा आ रहा है, 7 साल का बच्चा है। रोज़ाना आप देखिए, कोई बात हुई नहीं होती है, उसको बार बार गुस्सा आ रहा होता है। तो लाइक दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एज, उसकी डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड। फिर द 10 years old child having tantrums that involve physical aggression more intense than expected for their age। 10 साल का बच्चा है और वो फिजिकल एग्रेशन शो करे है, जो उस एज के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा सीवियर है, वो ज़्यादा इंटेंस है, कि जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होते। इंटेंस ये है कि छोटे बच्चों को गुस्सा आता है तो अक्सर बहुत ज़्यादा करे दूसरों को थप्पड़ मार देते हैं, या तो वो रोने लग जाते हैं। अगर वो थप्पड़ के साथ मुक्का मारना शुरू कर दे, और जो है बच्चे के बाल खींचे, और फिर वो बहुत सीवियर, बहुत इंटेंस आके वो अपना जो गुस्सा है वो शो करना शुरू कर दे, जो कि उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं हो, उसके डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज़ द टेम्पर
outbursts are inconsistent with developmental level. अब आते हैं क्राइटेरिया सी की तरफ. क्राइटेरिया सी है द टेम्पर आउटबर्स्ट अकर ऑन एवरेज 3 और मोर टाइम्स पर वीक. अब यहाँ पर ये उसकी ड्यूरेशन बता रहे हैं. फर्स्ट 2 में तो हम ये पढ़ रहे थे ना कि ड्यूरेशन में ग्रोसली आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, और फिर हमने ये पढ़ा कि उस डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होती और ये वगैरह. अब हम ड्यूरेशन का पढ़ रहे हैं कि क्राइटेरिया सी जो है वो उस ड्यूरेशन को डिफ़ाइन कर रहा है कि कितना ड्यूरेशन इसके लिए चाहिए होता है, कितने ड्यूरेशन के लिए उसका टेम्पर आउटबर्स्ट जो है वो अकर होता है. तो ऑन एवरेज यानी कि नॉर्मली इनका जो होता है गुस्सा या इनका जो आउटबर्स्ट होता है वो होता है 3 और मोर टाइम्स पर वीक, यानी कि कम से कम हफ्ते में 3 बार उनका गुस्सा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है. ठीक है, 3 और मोर टाइम्स पर वीक यानी कि एटलीस्ट 3 टाइम्स पर वीक होता है. आप देखें नॉर्मल बच्चा इस तरह नहीं होता कि हर हफ्ते में 3 बार वो गुस्सा शो करे. कभी कभी ये लाइक दिस इज़ नॉट दिस क्राइटेरिया विच डिफाइंस अ नॉर्मल चाइल्ड. तो टेम्पर आउटबर्स्ट अकर्स ऑन एवरेज 3 और मोर टाइम्स पर वीक, यानी कि टेम्पर आउटबर्स्ट अकर होता है कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, ये आउटबर्स्ट बिहेवियर भी हो सकते हैं, ये वर्बल भी हो सकते हैं. बिहेवियर मीन्स फिजिकल भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं. दे मस्ट बी सीवियर इनफ टू बी नोटिसेबल एंड डिसरप्टिव. इतना सीवियर हो जाता है कि दूसरा बंदा इसको नोटिस कर लेता है या वो डिसरप्टिव होता है वो बिहेवियर. अब इसके बाद हम आते हैं क्राइटेरिया डी पर. क्राइटेरिया डी डिफ़ाइन करता है, ये क्राइटेरिया डी जो है वो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में बताता है कि द मूड बिटवीन टेम्पर आउटबर्स्ट इज़ persistently irritable or angry most of the day, nearly every day, and is observable by others, for example parents, teachers and peers. ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका टेम्पर आउटबर्स्ट के दौरान जो उनका मूड होता है, उनका मूड किस किस्म का होता है, कैसा होता है उनका मूड, वो हंस रहे होते हैं या कुछ और होता है. तो इसमें आपको बता रहे हैं कि जब उनका टेम्पर आउटबर्स्ट होता है इस दौरान जो उनका मूड होता है वो परसिस्टेंटली इरिटेबल होता है, गुस्सा उनको आता है, एंड इट इज़ मोस्ट ऑफ द डे एंड इट इज़ नियरली एवरी डे एंड इज़ ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स. इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करके दूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो, लेट्स ब्रेक इट डाउन. इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो है परसिस्टेंटली इरिटेबल और एंग्री. एक इसके अंदर वर्ड यूज़ हुआ है मोस्ट ऑफ द डे, एक इसमें वर्ड यूज़ हुआ है नियरली एवरी डे, और एक इसमें वर्ड यूज़ हुआ है ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स. ये अगर इस क्राइटेरिया को मैं ब्रेक डाउन करके दूँ, persistently irritable और angry का मतलब होता है refers to a consistent and ongoing state of irritability or anger even when the individual is not having a temper outburst. consistent है, ongoing state of irritability और anger है, यानी कि consistently उसको चिड़चिड़ापन हो रहा है, consistently उसको गुस्सा आ रहा है even अगर उसका टेम्पर आउटबर्स्ट उस वक्त नहीं हो. ठीक है, और अगर उसको टेम्पर आउटबर्स्ट हो तो इस दौरान भी उसका जो मूड होता है वो परसिस्टेंटली इरिटेबल होता है और एंग्री होता है. वो कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंटली चिड़चिड़ा होगा, उसको गुस्सा आ रहा होगा, दैट इज़ परसिस्टेंटली इरिटेबल और एंग्री मोस्ट ऑफ द डे. यानी कि दिन में ये नहीं होता कि दिन में कहीं एक बार 5 मिनट उसको गुस्सा आ गया या 2 मिनट उसको गुस्सा आ गया या 10 मिनट गुस्सा आ गया, बस बात ख़त्म. इट इज़ मोस्ट ऑफ द डे, सारा दिन उसका मूड ख़राब होता है, सारा दिन उसका टेम्पर आउटबर्स्ट होता है. एंड नियरली एवरी डे यानी कि हर रोज़, मोस्ट ऑफ द डे सारा दिन यानी कि मोस्ट ऑफ द डे, एंड नियरली एवरी डे यानी कि रोज़ाना, आलमोस्ट नियरली रोज़ाना जो है उसका यही वाला मूड चलता रहता है, ये इरिटेबल और एंग्री मूड जो होता है. एंड इट इज़ ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स, और दूसरे इसको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ये तो उसका टेम्पर आउटबर्स्ट जो है. दूसरे कौन कौन लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं एंड पीयर्स ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पर टीचर्स इसलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, तो इसलिए जो बच्चा है वो स्कूल भी जाता है तो वहाँ पर टीचर्स इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं इस तरह बिहेवियर जो होता है. और पेरेंट्स इसलिए क्योंकि वो घर में जो है उसके पेरेंट्स इस तरह का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं. पीयर्स इंक्लूड देयर फ्रेंड्स, और this was the criteria D.
अब आते हैं क्राइटेरिया ई की तरफ। क्राइटेरिया ई कहता है criteria A to D have been present for 12 or more months. Throughout that time, the individual has not had a period lasting 3 or more consecutive months without all the symptoms in criteria A to D. क्राइटेरिया ई जो है वो आपको यानी कि लिमिट बता रहा है, ये टाइम लाइन बता रहा है कि कितने अरसे तक अगर एक बिहेवियर इसी तरह चलता रहे तो हम उसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसे तो नहीं है कि वो 1 हफ़्ता बस उसने जो है एक टेम्पर शो किया और आपने कहा बस अब इसको हो गया है डीएमडीडी और अब इसका करवाएं इलाज। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो 1 हफ़्ता जो वो इस तरह बिहेव करे वो किसी और वजह से बिहेव कर रहा हो, उसके लिए आप अलग से डायग्नोसिस चेक करेंगे। अगर आप डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर वाले बच्चे को डायग्नोस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये मालूमात करें कि इस तरह के सिम्टम्स जो हैं, ये जितने भी सिम्टम्स थे ए टू डी, ये जो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये ए से लेकर डी तक जितने भी सिम्टम्स थे, इट इज़ प्रेजेंट फॉर 12 or more months, and throughout that time the individual has not had a period lasting 3 or more consecutive months without all the symptoms. यानी कि किसी भी बच्चे में अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स नज़र आए तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ भी नोट करनी है कि ठीक है, इसको हफ्ते में 3 बार कम से कम गुस्सा इसको आ रहा है। ये चीज़ें मतलब ये वाली जो क्राइटेरिया है वो आपने टिक कर ली है कि ये वाली क्राइटेरिया इसमें मैच हो रही है। क्राइटेरिया ए इसमें मैच हो रहा है कि बच्चा सीवियर टेम्पर आउटबर्स्ट शो कर रहा है वर्बली भी और बिहेवियरली भी। बी भी इसमें मैच हो रहा है कि वो उसके डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। सी भी उसके साथ मैच हो रहा है क्योंकि कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा हफ्ते में वो इस तरह का टेम्पर आउटबर्स्ट शो कर रहा है। डी भी इसके साथ मैच हो रहा है कि वो परसिस्टेंटली इरिटेबल है, नियरली एवरी डे, मोस्ट ऑफ द डे एंड ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स। अब जो दूसरी चीज़ आपने नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि ये सारी चीज़ें तो इसमें हैं, लेकिन ये कितने अरसे से है, ये बच्चा कितने अरसे से इस तरह का बिहेव कर रहा है। अगर वो कम अज़ कम 1 साल से इस तरह बिहेव कर रहा है या 1 साल से ज़्यादा इस तरह बिहेव कर रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, क्राइटेरिया ए ई मैच हो रहा है, यानी कि यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है। डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के क्राइटेरिया ई तक मैच हो गया। लेकिन अगर आप नोट करें कि बच्चे को तो कोई 1 महीना इस तरह बिहेव किया होगा या 2 महीने किए होंगे या 3 महीने किए होंगे या जो है 1-2 हफ्ते उसने सर बिहेव किए, तो आप उसको डीएमडीडी में नहीं डाल सकते। हाँ, थ्रू आउट दैट टाइम इंडिविजुअल को कभी इस तरह हो सकता है कि 3 महीने या 3 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव मंथ्स में कभी-कभी इस तरह के सिम्पटम्स उसने नहीं फेस किए होंगे, लेकिन आपने उसका दौरानिया चेक करना है कि 1 साल पूरा हुआ है या 1 साल से ज़्यादा या नहीं। तब आप उसको डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में डाल सकते हैं। अब आते हैं क्राइटेरिया एफ़ की तरफ। क्राइटेरिया एफ़ कहते हैं कि क्राइटेरिया ए एंड डी आर प्रेजेंट इन एट लीस्ट 2 of 3 settings, at home, at school, with peers, and are severe in at least one of these. A to D जो है सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, आपको ये सारे क्राइटेरियाज नज़र आ रहे होंगे जितने भी हमने ए टू डी क्राइटेरिया पढ़े थे। ए टू डी वाले जो थे वो सारे वो अलामात थे, यानी कि बिहेवियर इस तरह होगा, बिहेवियर इस तरह होगा। अब उसके बाद वाले जो हैं वो आपको ए से लेकर डी तक बताने कि जितने भी क्राइटेरिया थे ये पूरे 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हुए हों तो क्राइटेरिया ई जो है वो टिक, ठीक है। क्राइटेरिया एफ़ भी अब हम चेक करेंगे कि क्राइटेरिया एफ़ क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी बिहेवियर थे ए से डी तक जो हमने ऑब्ज़र्व किए और हमें लगा कि पिछले 1 साल से बच्चा इस तरह बिहेव कर रहा है, दिस शुड बी प्रेजेंट these all should be present in at least 2 of 3 settings, at home, at school, with peers, and are severe in at least one of these। कि ये जितने भी इसके बिहेवियर थे, जितना भी इसका ये टेम्पर था, कम से कम इन 3 में से कोई से 2 सेटिंग्स में मौजूद हो, घर में, स्कूल में और विद पीयर्स, यानी कि दोस्तों के साथ। स्कूल के अलावा भी बच्चे अक्सर बाहर खेलने जाते हैं, उनके अपने पीयर्स होते हैं, उनके अपने ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं,
और इन 3 में से किसी एक में सीवियर हो, बहुत ज़्यादा सीवियर हो, मतलब इन एट लीस्ट 2 ऑफ 3 सेटिंग्स, यानी कि इन तीनों में क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, तो भी हम कहेंगे कि क्राइटेरिया एफ़ तक बात हमारी बन गई है। अगर तीनों में नहीं है, सिर्फ़ 2 में है, तो भी मसला है। अक्सर होता है ना, बच्चे घर में बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन वो स्कूल में तंग करते हैं और वो उनके फ्रेंड्स उससे कंप्लेन कर रहे होते हैं और घर में वो इस तरह नहीं बिहेव कर रहे होते हैं। फिर भी जो है 2 सेटिंग्स में ये इस तरह का बिहेवियर जो है उसका प्रेज़ेंट है। सो हम कहेंगे कि ये डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का क्राइटेरिया एफ़ जो है वो यहाँ पर मैच हो रहा है। और इन 2 सेटिंग्स में से या इन 3 सेटिंग्स में से किसी एक में बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। इट शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 ऑफ 3 सेटिंग्स एंड इट मस्ट बी वेरी सीवियर इन एटलीस्ट 1 ऑफ दीज। या तो तीनों में सीवियर होगा, या इनमें से किसी 2 में सीवियर होगा, या इनमें से किसी एक में बहुत सीवियर बिहेवियर होगा उसका। अब आते हैं क्राइटेरिया जी की तरफ। क्राइटेरिया जी कहता है कि द डायग्नोसिस शुड नॉट बी मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर एज 6 ईयर्स एंड आफ्टर एज 18। आपने एक बंदे में एक चीज़ नोट कर ली, क्राइटेरिया एफ़ तक तो आपकी सारी बातें, सारी अलामात मैच हो रही थी। अब क्राइटेरिया जी को आपने चेक करना है कि वो मैच हो रहा है उस बच्चे के साथ या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें बच्चे में मैच हो रही हैं और बच्चा जो है वो 6 साल से कम उम्र है उसकी, 5 साल का है, 4 साल का है, तो आप नहीं कह सकते कि डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में आता है। आपको कोई और डायग्नोसिस सर्च करनी पड़ेगी, कोई और डायग्नोसिस मैच करनी पड़ेगी। और अगर आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है उसका ये बिहेवियर सारा मैच हो रहा है, क्राइटेरिया एफ़ तक वो मीट कर रहा है, लेकिन उसकी जो एज है वो 19 ईयर्स का है, वो या वो 20 ईयर्स का है, या वो 30 ईयर्स का है, या वो बंदा जो है वो 20 ईयर्स का है, या वो 40 का है, ठीक है। तो अगर 18 ईयर्स से अबव है तो फिर भी आप उसको डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में आप नहीं डाल सकते। आपको आप कोई और डायग्नोसिस चेक करेंगे। आप चेक करेंगे कि कहीं उसको एंजाइटी तो नहीं है, आप चेक करेंगे कि कहीं उसको बाइपोलर तो नहीं है, ठीक है। तो आप कोई और डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। तो क्राइटेरिया जी जो है ये बाउंड्रीज सेट कर रहा है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के लिए कि इसको हम फर्स्ट टाइम कब डायग्नोस करेंगे। इट फर्स्ट टाइम हम 6 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक की जो एज है इसमें हम डायग्नोस करेंगे। 6 ईयर्स से पहले हम इसको नहीं डायग्नोस कर सकते और 18 ईयर्स के बाद हम इसको नहीं डायग्नोस कर सकते। सो दिस मीन्स दैट DMDD कैन ओनली बी डायग्नोस फॉर द फर्स्ट टाइम इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 18, ठीक है। अब आते हैं क्राइटेरिया एज की तरफ। क्राइटेरिया एज कहता है बाय हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन द एज अराउंड सेट ऑफ क्राइटेरिया ए टू डी इज़ बिफोर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अगर आपने किसी बच्चे की जी तक सब क्वालिफाई हो गया, बच्चा जो है वो 6 से लेकर 18 साल तक की एज में है और उसको ये सारे सिम्टम्स, ये सारे क्राइटेरियाज जो थे वो जी तक वो उसके साथ मैच हो गए हैं। अब आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है, आपने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए किस तरह मालूमात करनी है। तो बाय हिस्ट्री या बाय ऑब्जर्वेशन द एज एट ऑनसेट ऑफ द क्राइटेरिया ए से लेकर ई तक जितने भी क्राइटेरिया थे ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ए से लेकर ई तक, अभी तक हम ए से डी तक पढ़े थे ना, ए से लेकर ई तक जितने भी ये सारे क्राइटेरियाज हैं। ई क्या कह रहे हैं कि 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा जो है टाइम होना चाहिए इस तरह के डिसऑर्डर का। तो ए से लेकर ई तक दिस बाय हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन द एज एट ऑनसेट ऑफ दिस इज़ बिफोर 10 ईयर्स। 10 साल से पहले का आप चेक करेंगे उसका, आप उसकी हिस्ट्री लेंगे, आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो आपने चेक करना है कि 10 ईयर्स से पहले का ऑनसेट एट द एज एट द ऑनसेट ऑफ इज़ बिफोर द 10 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ें क्या है कि द सिम्टम्स इन क्राइटेरिया ए टू ई, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। टेम्पर आउटबर्स्ट है, इरिटेबिलिटी है, एंगर है, उससे रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स हैं। इसका जो बिगन है ये स्टार्ट कब से होती हैं, ये 10 साल से पहले स्टार्ट होती हैं। 10 साल से पहले आप चेक करेंगे कि बच्चे के लाइफ में या उसकी हिस्ट्री में इस तरह
का कोई बिहेवियर था या नहीं। तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है मालूमात करने के लिए, एक है हिस्ट्री और एक है ऑब्जर्वेशन। हिस्ट्री आप उस बच्चे की लेंगे, हिस्ट्री किस तरह कि आप उसके पास सिम्टम्स और पास बिहेवियर के बारे में पूछेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। एंड ऑब्जर्वेशन यानी कि आप उस इंडिविजुअल के बिहेवियर और उनके सिम्टम्स को भी देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ तक जो है वो आपका है क्राइटेरिया एच। अच्छा, अब यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्राइटेरिया जी में तो आपने ये चीज़ सुनी, ये चीज़ सीखी कि हम 6 साल से पहले या 18 साल के बाद जो है वो नहीं कर सकते, और क्राइटेरिया एच जो है वो कह रहा है कि 10 साल से पहले। तो इनमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन आपको होगा, लेकिन थोड़ा-सा अगर मैं आपको समझा दूँ कि क्राइटेरिया जी जो है वो बाउंड्री सेट कर रहा है डीएमडीडी के लिए। क्राइटेरिया जी ने बाउंड्रीज़ बनाई है कि 6 साल से पहले आप इसको नहीं डायग्नोज़ कर सकते और 18 साल के बाद आप इसको डायग्नोज़ नहीं कर सकते। जबकि क्राइटेरिया एच जो है, इट लुक्स एट द एज ऑफ ऑनसेट फॉर द सिम्पटम्स देमसेल्फ। क्राइटेरिया एच जो है वो चेक कर रहा है कि ऑनसेट सिम्पटम्स के ऑनसेट कब हुए थे। तो आपने क्राइटेरिया एच में सिम्टम्स का बता रहे हैं कि अगर आपने सिम्टम्स मालूम करने के इस बच्चे में सिम्टम्स कब ऑनसेट सिम्टम्स के ऑनसेट कब हुई थी, तो वो आपको बता रहे हैं कि 10 साल से पहले की जो एज है उसमें आपने उसके सिम्टम्स नोट करने हैं। क्राइटेरिया जी बता रहे हैं कि 6 साल से पहले आपने नहीं डायग्नोस करना। डायग्नोसिस है क्राइटेरिया जी के बारे में, और क्राइटेरिया एच जो है इट इज़ अबाउट द ऑनसेट फॉर द सिम्टम्स। तो क्राइटेरिया एच आपको बता रहा है कि सिम्टम्स जो हैं वो 10 साल से पहले आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इफ़ द सिम्टम्स इमर्ज लेटर सच एज एट द एज 12 और 10 इट वुड नॉट मीट दिस क्राइटेरियन। इसके बाद हम आते हैं क्राइटेरिया आई की तरफ। क्राइटेरिया आई बताता है कि देयर हैज़ नेवर बीन अ डिस्टिंक्ट पीरियड लास्टिंग मोर देन 1 day during which the full symptom except the full symptom criteria except duration for manic or hypomanic episode have been met। और साथ में एक छोटा सा नोट भी है यहाँ पर कि developmentally appropriate mood elevation such as occurs in the context of a highly positive event or is anticipation should not be considered as a symptom of manic or hypomania। सिंपल टर्म्स में अगर बताऊँ तो द पर्सन हैज़ नेवर हैड अ क्लियर एपिसोड ऑफ मेनिया और हाइपोमेनिया दैट लास्टेड मोर देन अ डे। कोई ऐसा कोई डिस्टिंक्ट पीरियड नहीं होता जिसमें एक बंदे को मेनिया या हाइपोमेनिया की कोई क्लियर एपिसोड हुए हो, एक दिन से ज़्यादा कोई फुल सिम्टम क्राइटेरिया उसने मीट किया हो। एंड दे मे हैव हैड अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ एलिवेटेड और इरिटेबल मूड बट दीज डिडंट last long enough to qualify a full manic or hypomanic episode, or this criteria is ruling out the possibility that the person's symptoms are better explained by a bipolar disorder diagnosis and instead suggests that their symptoms are more consistent with the DMDD। तो यहाँ पर आप देखें एक छोटा सा नोट भी इन्होंने ऐड किया है कि नॉर्मली इस तरह हाईली पॉजिटिव इवेंट जब आते हैं, हाईली पॉजिटिव इवेंट में भी इंसान बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मूड एलिवेशन शो कर रहा होता है। दैट इज़ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट मूड एलिवेशन। हाईली पॉजिटिव इवेंट में हर कोई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन उसको हम मेनिया या हाइपोमेनिया के सिम्टम में नहीं डाल सकते। एंड इसके अलावा फिर हमारे पास है क्राइटेरिया जे। Criteria J कह रहे हैं the behaviors do not occur exclusively during an episode of major depressive disorder and are not better explained by another mental disorder, for example autism spectrum disorder, post-traumatic stress disorder, separation anxiety disorder, persistent depressive disorder। और साथ में नोट दिया हुआ है कि दिस डायग्नोसिस कैन नॉट को एग्जिस्ट विद पोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, intermittent explosive disorder or bipolar disorder, though it can coexist with others including major depressive disorder, attention deficit hyperactive disorder, conduct disorder and substance use disorder। और साथ में ये भी बताया कि individuals whose symptoms meet criteria for both disruptive mood dysregulation disorder and oppositional disorder should only be given the diagnosis of disruptive mood dysregulation disorder if an individual has ever experienced a manic or hypomanic episode. The diagnosis of disruptive mood dysregulation disorder should not be assigned। सिंपलर टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो डीएमडीडी के जो सिम्टम्स हैं जिसमें इरिटेबिलिटी आती है, एंगर आता है, टेम्पर आउटबर्स्ट आता है, लाजमी नहीं है कि ये
सारे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से ही या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के एपिसोड्स की वजह से ही ये प्रेजेंट हो। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। और दूसरा आपको ये बता रहे हैं कि ये जितने भी सिम्टम्स थे डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के, ये किसी दूसरे मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से हम इसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी बंदे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है या सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो हम इन डिसऑर्डर्स के बेस पे हम डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। डिसेप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की हमने अलग क्राइटेरिया रखी है और उस क्राइटेरिया के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो द सिम्टम्स ऑफ DMDD आर नॉट solely a result of major depressive episodes, and the symptoms are more accurately attributed they are not more accurately attributed to another mental health condition। किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से नहीं होंगे ये सारे, और ना ही किसी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड की वजह से होंगे। अगर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड की वजह से या किसी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से हैं तो हम किसी और डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे, हम डिप्रेसिव डिसरेगुलेशन DMDD की तरफ जो है हम नहीं जाएंगे। अच्छा, इसमें कह रहे हैं एंड आर नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि सिम्टम्स जैसे कि इरिटेबिलिटी है, एंगर है, टेम्पर है, आउटबर्स्ट है, दे कैन नॉट बी मोर एक्यूरेटली एट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ दिस मेंटल हेल्थ कंडीशन। या सादी ज़बान में आपको बताऊँ तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से ये नहीं कॉज होंगे, या किसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बेस पे हम उसको नहीं एक्सप्लेन करेंगे। वो अलग एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, उसके लिए हम अलग डायग्नोसिस जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो नीचे नोट दिया हुआ था, अगर इस नोट को मैं आपके लिए आसान ज़बान में अगर बताऊं तो जो नोट है उसमें ये बता रहे हैं कि जो डायग्नोसिस है वो अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ को एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि को एग्जिस्ट मतलब उनके साथ एक जैसे को एग्जिस्ट नहीं करते, वो अलग डिसऑर्डर है और ये अलग डिसऑर्डर है। हाँ, अलबत्ता मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ कहीं ना कहीं को एग्जिस्ट करते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ भी को एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी कुछ सब्सटेंस यूज़ करने से भी इस तरह के डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो जाते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल को या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सिम्टम्स शो करे, दोनों डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स भी उसमें नज़र आ रहे हो और उसमें अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, यानी कि आपके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है और उसकी जो एज है उसकी एज 6 से 18 साल है और सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो मीट कर रहे हैं, सारे क्राइटेरियाज डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के मैच कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन साथ साथ ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के क्राइटेरिया भी मैच कर रहे हैं। तो इस केस में डायग्नोसिस कौन से डिसऑर्डर की देनी चाहिए? इस केस में डायग्नोसिस डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के देने चाहिए। और अगर इंडिविजुअल ने कभी भी मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड एक्सपीरियंस किए तो फिर डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को हम नहीं असाइन करेंगे। अब आते हैं क्राइटेरिया के की तरफ। क्राइटेरिया के बताता है कि द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस और अनदर मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। बहुत सिंपल है, आसान है। इसमें ये बता रहे हैं कि जो सिम्टम्स जितने भी सिम्टम्स होंगे किसी बच्चे में नज़र आ रहे होंगे, ये किसी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बेस पे हम नहीं कहेंगे, या कोई सब्सटेंस वो यूज़ कर रहा है, कोई दवाई वो ले रहा है और या कोई मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसकी, तो हम उस बेस पर हम इस सिम्टम्स को नहीं एट्रीब्यूट कर सकते। सो द सिम्टम्स ऑफ द इरिटेबिलिटी ऑफ एंगर डिसऑर्डर एंड टेम्पर टेंट्रम आउटबर्स्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ सब्सटेंस में क्या आते हैं? ड्रग्स आती हैं, मेडिकेशंस आती हैं, अल्कोहल आता है।
इसको इसलिए नहीं एट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि जब तक वो बच्चा मेडिकेशन पे होता है डेफ़िनेटली वो कुछ इस तरह के सिम्पटम्स शो कर सकता है। हो सकता है उस मेडिकेशन के ख़त्म होने के साथ वो दोबारा नॉर्मल हो जाए। आप देखें ना कुछ-कुछ दवाइयाँ जो होती हैं आप जब उसकी वो पर्ची उठा के पढ़ेंगे, उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे तो कुछ-कुछ दवाइयों में लिखा होता है, उसमें साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स का भी बताया होता है कि ये मेडिकेशन लेने से डिप्रेशन हो सकता है या ये मेडिकेशन लेने से बाइपोलर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, इंसोमिया हो सकता है वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई मेडिकेशन वाली कंडीशन है या अल्कोहल वाली कंडीशन है या ड्रग्स वाली कंडीशन है तो वी विल नॉट एट्रीब्यूट द सिम्टम्स ऑफ द DMDD टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस। या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन है, किसी को डायबिटीज़ है या थायराइड डिसऑर्डर है और डायबिटीज़ वाले लोग अगर बहुत टेम्पर शो कर रहे हैं, टेंट्रम शो कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये DMDD है। हम कहेंगे कि इनकी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ की वजह से उसकी इस तरह के जो है वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अगर किसी की है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो इसमें भी हम डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को वी कैन नॉट एट्रीब्यूट द सिम्टम्स ऑफ द डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर टू द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। क्यों? क्योंकि वो बंदा नॉर्मल था, उसकी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई उसकी वजह से है, तो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द ब्रेन इंजरी। या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ, तो यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगी वो साइकोलॉजिकल नहीं है, यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो फिजियोलॉजिकल हैं, ये वो मेडिकल हैं, ये वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हैं। ये तो सारी थी डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर की क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 और DSM-5 TR। अब आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा एक एक क्राइटेरिया को अच्छे से मैंने कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई भी इस तरह का क्राइटेरिया जो आपको समझ में नहीं आया या आप अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स या कोई आपकी कन्फ्यूजन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, सो वी कैन हेल्प यू। अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर और उसके क्राइटेरिया। एबनॉर्मल साइकोलॉजी किस तरह डिफ़ाइन करती है वो मैं आपको यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वही जो DSM-5 की क्राइटेरिया है उन्हीं की क्राइटेरिया को उठा के यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सिंपल करके आपको बताया है। सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होंगे ये सारे वो क्राइटेरिया हैं जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी डिफ़ाइन करती है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के। और जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको सेम ही नज़र आएगा और आपको अब ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नंबर 1 है सिवियर रिकरेंट टेम्पर आउटबर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू कॉमन स्ट्रेसर्स। कॉमन स्ट्रेसर्स आप देखें हमने जो उसमें क्राइटेरिया ए पढ़ा था ना उसमें था ना टू सिचुएशन और प्रोवोकेशन। अगर आपको याद हो क्राइटेरिया ए, अगर आपको नहीं याद मैं थोड़ा सा आपको अ, बता देती हूँ कि क्राइटेरिया ए था क्या। क्राइटेरिया ए में था the severe recurrent temper outbursts manifested verbally and or behaviorally that are grossly out of proportion in intensity or duration to the situation or provocation। अब यहाँ पर जो वर्ड था ना टू द सिचुएशन और प्रोवोकेशन उसकी जगह जो डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर एबनॉर्मल साइकोलॉजी में डिफाइन की तो उन्होंने टू द सिचुएशन या प्रोवोकेशन को ईजी करके समझाया है आपको, तो उसकी जगह उन्होंने लिखा है कॉमन स्ट्रेसर्स, यानी कि ऐसे माहौल जिसमें आपको स्ट्रेस मिल रहा हो। तो इसमें क्या है कि सिवियर रिकरेंट टेम्पर आउटबर्स्ट इन रिस्पॉन्स टू कॉमन स्ट्रेसर्स इंक्लूडिंग वर्बल और बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ टेम्पर दैट आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन टू द प्रोवोकेशन, यानी कि गुस्सा उसको आता है और कॉमन स्ट्रेसर्स यानी कि नॉर्मल सी चीज़ होगी, नॉर्मल जिस तरह लो स्ट्रेस होता है नॉर्मल डेली लाइफ में, लेकिन उनको ज़्यादा सिवियर उस पर गुस्सा आता है। एक बंदे को मच्छर काटेगा वो कहेगा मुझे मच्छर ने काटा है, लेकिन इस तरह के लोगों को मच्छर ने काटा तो उन्होंने मच्छर को बुरा भला कहना शुरू कर देना है। तो कॉमन स्ट्रेसर्स को ज़्यादा सिवियर टेम्पर आउटबर्स्ट शो करते हैं। अच्छा, नंबर 2 है टेम्पर आउटबर्स्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द डेवलपमेंटल लेवल। अगेन वही DSM-5 का क्राइटेरिया है, डेवलपमेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उनका टेम्पर आउटबर्स्ट नहीं होता। द टेम्पर आउटबर्स्ट टेंड टू अकर एट लीस्ट 3 टाइम्स पर वीक। कम अज़ कम हफ्ते में 3 बार उसको गुस्सा आए, उसका टेम्पर जो है वो शो हो रहा हो।
और 4 है persistent negative mood between temper outburst most of the day and the negative mood is observable to the others। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था क्राइटेरिया डी, और क्राइटेरिया डी कह रहा था कि द मूड बिटवीन टेम्पर आउटबर्स्ट इज persistently irritable और एंग्री मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे, एंड इज़ ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स। और वो समझना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन करके दिया था कि इस दौरान उनका जो मूड होता है वो एंग्री होता है, वो इरिटेबल होता है, और दिन में जो है वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारा दिन होता है और रोज़ाना होता है, दूसरे उसको ऑब्ज़र्व भी कर पाते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी वालों ने जो है वो ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल करके लिख के दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एबनॉर्मल साइकोलॉजी वाले सादी ज़बान में आपको बता रहे हैं कि उनका जो मूड होता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव मूड इस तरह होता है कि वो सारा दिन होता है, और मतलब ऑलमोस्ट सारा दिन होता है, और दूसरे उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नंबर 5 है दीज सिम्टम्स हैव बीन प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स एंड डू नॉट क्लियर फॉर मोर देन 3 मंथ्स एट अ टाइम। यानी कि अगेन वही ड्यूरेशन आपको बता रहे हैं कि जितने भी सिम्टम्स थे कम अज़ कम 1 साल तक, कम अज़ कम 1 ईयर, या कम अज़ कम 12 मंथ्स, विच इज़ द क्राइटेरिया ई ऑफ द DSM। के क्राइटेरिया ई था कि क्राइटेरिया ए टू डी हैव बीन प्रेजेंट फॉर 12 और मोर मंथ्स थ्रू आउट दैट टाइम द इंडिविजुअल हैज़ नॉट हैड अ पीरियड लास्टिंग 3 or more consecutive months without all the symptoms in the क्राइटेरिया ए टू डी। वही वाली बात उन्होंने सिंपल करके लिखी दी है कि जितने भी सिम्टम्स हैं कम अज़ कम 12 मंथ्स मौजूद हो उसमें, और इससे कम हो तो हम उसको और डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में नहीं डालेंगे, हम कोई और डायग्नोसिस चेक करेंगे। यानी कि 12 मंथ से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 12 मंथ से कम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद नंबर 6 है temper outbursts or negative mood are present in at least 2 settings: at home, at school, and uh, or with peer, and are severe in at least one setting। ये हमारे पास था क्राइटेरिया एफ। क्राइटेरिया एफ था क्राइटेरिया ए एंड डी आर प्रेजेंट इन एट लीस्ट 2 of 3 settings: at home, at school, with peer, and are severe in at least one of these। चूँकि DSM है ना, तो वो थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं कि क्राइटेरिया ए से लेकर ई तक, ए से लेकर डी तक, ये सारा। जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है वो तो कोई डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिक मैनुअल नहीं है, तो वो आपको बहुत सिंपल ज़बान में बता रहे हैं। तो उसने ये नहीं कहा कि ए से डी तक। एबनॉर्मल साइकोलॉजी सादी ज़बान में कह रहे हैं कि जितने भी सिम्टम्स हैं, ये यानी कि जितने भी नेगेटिव मूड है या टेम्पर आउटबर्स्ट है, ये कम अज़ कम ये जो 3 सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, एट होम, एट स्कूल या विद पेयर, इनमें से कम अज़ कम किसी 2 सेटिंग्स में मतलब ऑब्जर्वेबल हो, और इनमें से किसी कम अज़ कम किसी एक में ज़्यादा सीवियर हो। नंबर 7 है एज 6 और हायर फॉर इक्विवेलेंट डेवलपमेंटल लेवल। 6 साल से ऊपर हो, 6 साल का हो या वो 6 साल से ऊपर हो, तो उसमें हम चेक करते हैं। और ऑनसेट इसका कौन सा है? द ऑनसेट इज़ बिफोर एज 10। Number 9 है in the past year there has not been a distinct period lasting more than 1 day during which elevated mood and at least 3 other manic symptoms were present. Number 10 है the behaviors do not occur exclusively during the course of another psychotic or mood disorder and are not better countered by another mental disorder. Number 11 है the diagnosis can coexist with a oppositional defiant disorder, attention deficit hyperactive disorder, conduct disorder, and substance use disorder। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने भी कोई वैल्यूएबल सजेशंस या नोट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और इसके अलावा आप हमारे चैनल के लिंक्स को और हमारी वीडियोस के लिंक को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।